हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के किस तरह देखते हैं? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हमारा भारत देश भिन्न भिन्न जाति धर्म और मजहब के लोगों का देश है और जो लोग भी हमारे पूर्वजों ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी है उसमें सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों ने हिस्सेदारी किया है। इसका सिर्फ एक मकसद है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके अलावा कोई दूसरा। आज की तारीख में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई बात नहीं। जब सारे के सारे सरकारी संस्थान, कल कारखाने, रोडवेज, रेलवे, एयरपोर्ट, विद्यालय, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ जब प्राइवेट में चला जाएगा तो 70% गरीब किसान मजदूर हिंदुस्तान में बसते हैं। इनके बच्चों का इलाज कहाँ होगा? महाकुंभ को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज चली हैं। सरकार ने इसका इतना प्रचार कर दिया कि 144 साल बाद लगा है, जैसे लगता है कि इस बार अगर स्नान नहीं किए तो फिर हम स्नान कर ही नहीं पाएंगे, कोई दूसरा कुंभ लगेगा ही नहीं। ये बताया जा रहा है कि अब पाप धुल जाएंगे। तो ये जितना लोग गए थे सब पापी हैं। नमस्कार, हमारे साथ आज बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक अखिलेश यादव जी तो हमारे साथ आज बात करेंगे। कई सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़7 मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सवालों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पहला सवाल ये रहेगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शक और अपने दर्शक को बताएं कुछ। मैं अखिलेश यादव आजमगढ़ जनपद की 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक मुबारकपुर से समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और जिला केंद्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है सुराजी, वही मेरा जन्म स्थान है। सर, शिक्षा कहाँ से शुरुआत की है? शिक्षा की शुरुआत और फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? फैमिली बैकग्राउंड, जब से मैंने होश संभाला, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय किशोर यादव था जी। और वह रेल विभाग में ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने में बांग्लादेश में रेलवे में एक मिस्त्री की पोस्ट होती थी, उस पर नौकरी करते थे, जो इस समय ढाका कहा जाता है। वही एक मैमन सिंह जगह है, वहीं हमारे दादाजी नौकरी करते थे और हमारे पिताजी भी वहीं रह के पढ़े लिखे। और बाद के दिनों में हमारे पिताजी 4 भाई थे जी। स्वर्गीय रमाकांत यादव जी, स्वर्गीय रामबली यादव जी, स्वर्गीय मुन्नीलाल यादव, स्वर्गीय चुन्नीलाल यादव जी। तो हमारे पिताजी रेल विभाग में ही बम्बई में एक मार्कर पेस्टर की पोस्ट होती है जी जी, तो मार्कर पेस्टर के रूप में नौकरी करते थे और उनसे हम 4 भाई थे। बड़े भाई हमारी खेती बाड़ी में रहते हैं। उनसे जो छोटे थे अवधेश यादव जी, वो रेलवे में नौकरी करते थे जी। अधिकारी में थे। उनसे छोटा मैं हूँ और एक हमारा छोटा भाई था जो अपने गांव के प्रधान के साथ ही अपने ब्लॉक के प्रधान संघ का अध्यक्ष हुआ करते थे जी। और हमारा सबसे छोटा भाई चचेरा जो प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर है, संतोष यादव जी। 3 पीढ़ियों से हमारा संयुक्त परिवार चलता चला आ रहा है जी। और आपसी सामंजस्य, पारिवारिक एकता जी। की मिसाल लोग देते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार की। जी। तो सबकी कृपा से यही हमारा फैमिली है। जी। राजनीति में एंट्री कैसे हुई? क्या सोच कर आप आए थे राजनीति में? 79 में जी। 1979 में हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए थे जी। और 1980 में मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। जी। हमसे जो बड़े भाई थे, मृतक आश्रित पोस्टिंग के रूप में रेलवे में उनकी पोस्टिंग हो गई और मैं शुरू से ही राजनीति में जी। रुचि रखता था जी। और उस समय में हमारे चौराहे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेताजी थे, कॉमरेड बिरजू राम जी। कुछ सिलसिले में उनसे मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने को दिया जी। उसके बाद से मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में युवा संगठन पर EIYF कहा जाता था, अखिल भारतीय नौजवान सभा, जी जी जी, लंबे समय तक काम किया। जी। फिर जमाना आया 1993 में जी।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त सरकार बनी जी। और स्वर्गीय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। जी। उसी ज़माने में हमारे फैज़ाबाद के एक नेता थे, कॉमरेड मित्रसेन यादव। जी। तो कॉमरेड मित्रसेन यादव के साथ हम लोग रहते थे। जी। सन 1994 में पूरे प्रदेश और देश के अंदर राम जन्मभूमि के मसले को लेकर के सांप्रदायिकता चरम सीमा पर थी जी। और राजनीति में मैं पिछड़े शोषित और दलित समाज के वैचारिक आधार पर ही राजनीति में आया था। तो मित्र सेन जी ने बुला के कहा हम सब लोगों को कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर अगर आप चाहते हो कि राजनीति में आगे बढ़ना और राजनीति में सेवा करना, जी। तो समता और संपन्नता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना का मूल सिद्धांत समाजवादी पार्टी के लोगों के पास है और जिसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और अकेले पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों से जूझ रहे हैं और इस सांप्रदायिकता की आग में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग पीछे जाएंगे, नुकसान इनका होगा। तो हम सब लोगों को मिलकर के नेताजी के साथ काम करना चाहिए। तो 1994 में मैं समाजवादी पार्टी में आया और तब से लगातार समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना सर? और भी पार्टियां थीं? जो मेरी विचारधारा थी जी। शोषण विहीन समाज की स्थापना, उससे आगे बढ़ कर के और भारतीय परिवेश में उत्तर प्रदेश के अंदर समता संपन्नता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना का सिद्धांत मुझे अच्छा लगा। पिछड़े समाज, दलित और अल्पसंख्यक समाज के जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करती थी। तो मेरी विचारधारा से काफ़ी मिलती जुलती समाजवादी पार्टी थी और समाजवादी पार्टी का पटल बड़ा था। हमें लगा कि समाजवादी पार्टी में हमें रहना चाहिए। जैसा कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, तो राम मंदिर को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ है। किस तरह देखते हैं राम मंदिर बना, फिर उसके बाद जो है इस पर भी आरोप लगने लगे कि भाजपा जो है राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है, उसी के राम राम करके ही चुनाव लड़ती है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास जाति और संप्रदाय के आधार पर समाज के अंदर बंटवारा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को वहां पहुंचाना चाहती है जहां किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति दूसरी जाति संप्रदाय के साथ न तो बैठ सकता है न तो चल सकता है, जैसा कि छुआछूत वाला मामला। इनका मुख्य एजेंडा जी राम मंदिर का निर्माण और उसके पीछे सत्ता हथियाना, जी, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। ये राम के नहीं हैं, राम के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोग हैं। चूंकि हमारा देश भिन्न भिन्न धर्म और मजहब संप्रदाय के लोगों का देश है और व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं प्रबल होती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला और सरकार में है। तो जाहिर सी बात है कि उस दौर में राम जन्मभूमि के नाम पर चरम सीमा पर थी सांप्रदायिकता और हम सेकुलर मिजाज आदमी हैं, डेमोक्रेटिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, समाज में शांति, सहमेल, सद्भाव चाहने वाले लोग हैं। तो हमें समाजवादी पार्टी में रहना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी में। सर एक सवाल और भी रहेगा कि समाजवादी पार्टी से जितने भी विधायक हैं या फिर मुख्य सचेतक पद के तौर पर डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी थे, विधायक भी रहे हैं, ऊंचार विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को रोक नहीं पा रही है?
कौन सा ऐसा लालच है जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी जो है नहीं दे पा रही है अपने विधायकों को? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के सचेतक भी रहे मनोज पांडे जी, जी, और 3 बार चुनाव भी जीते, जी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या माननीय स्वर्गीय नेताजी का उन्हें आशीर्वाद था, जी, तो 3 बार विधायक वो बने। जी। अब विधायक बनने के बाद उन्हें ज़्यादा सुविधाएँ चाहिए थी। अच्छा। हो सकता है कुछ ऐसा मसला रहा हो, हुँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों में हुँ, ईडी का भी भय है, हुँ। इनकम टैक्स का डर है, अच्छा। फर्जी मुकदमों का डर है। हुँ, तो तमाम ऐसे साधन हैं हुँ, जिनका उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ देती है, सरकारों को तोड़ देती है, हुँ। नेताओं को तोड़ देती है। तो ये लोग उसी के शिकार हो गए, और निश्चित तौर पर वहाँ की जनता उन्हें समाजवादी प्रत्याशी या समाजवादी नेता के रूप में चुन के भेजी थी। हुँ। तो आने वाले दिनों में वही जनता उनको सजा भी देगी। तो क्या समाजवादी पार्टी अगर मनोज कुमार पांडे अगर आते हैं समाजवादी पार्टी में, आना वो नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन क्या आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी अपने साथ ये बड़ा देगी? निर्णय है, हुँ, इसका जवाब तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं। हुँ, लेकिन हमें नहीं लगता हुँ, इतने बड़े विश्वासघात के बाद भी हुँ। मनोज पांडे जैसे लोगों के लिए पार्टी में कोई जगह बनेगी। आगे क्या रणनीति है पार्टी की ऐसे विधायकों के लिए? क्योंकि जब छोड़ के चले जाएँगे तो सरकार कैसे बनेगी? हमारी पार्टी का कोई विधायक हुँ, छोड़ के न जा रहा है, हुँ, न कहीं से कमज़ोर है। हुँ, सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर, हुँ, निर्देश पर और उनके सहयोग से अपने-अपने क्षेत्रों में जनसेवा का काम कर रहे हैं। हुँ, जो भी उनके पास साधन संसाधन है, क्षेत्र के विकास में काम कर रहे हैं हुँ, और विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। कोई विधायक न तो जा रहा है हुँ। और न कहीं दूसरी जगह से कोई आ रहा है। अच्छा। सर, पीडीए क्या है? पीडीए को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हैं। पीडीए, 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 क्या है पीडीए? पीडीए एक विचारधारा है, जी, और यह विचारधारा आज की नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के जी, माननीय नेताजी और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा कहना है कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ तबका है, हुँ, पिछड़ी जात के लोग हैं, हुँ, दलित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हुँ, जो सत्ता में जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको एकत्र करना ही पीडीए का मकसद है। ये पीडीए फुल फॉर्म जैसे कि पिछड़ा, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या है ये? ये सब है। हाँ, हमारे साथ अगड़े लोग भी हैं, हाँ, हमारे साथ पिछड़े लोग भी हैं, हुँ, हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं हुँ, और हमारे साथ महिलाएं भी हैं। हुँ, तो पीडीए एक विचारधारा है। हुँ, जो लोग सत्ता द्वारा जिनका शोषण किया जा रहा है, जिन्हें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाने का यह मंच है। पीडीए एक विचारधारा है हुँ। और जिसके तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आप 12 में चुनाव हारे, फिर उसके बाद जो है 17 में हारे और 22 में जो है अच्छे वोटों से आप जीते हैं चुनाव। अभी तक आपने क्या काम किया है अपने क्षेत्र में? 2012 में मैं तो आभार व्यक्त करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जी, और मैं बार-बार कहता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार कभी उऋण नहीं हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। 2012 में उन्होंने मुझे मौका दिया, जी, थोड़े वोटों से मैं पीछे रह गया। 2017 में मुझे मौका मिला, 500 कुछ वोटों से मैं पीछे रह गया। जी, 2022 में फिर मौका मिला और मैं चुनाव जीता, जी, और हर बार मेरे वोटों की संख्या बढ़ती रही। जी, 12 से अधिक 17 में पाया, हुँ, 17 से अधिक 22 में पाया। जी, तो कहीं न कहीं मेरी जन सेवाएँ जी, और लोगों के बीच में मेरे सहयोग जी,
और मुझे समर्थन मिल रहा है। जी। उसी के बल पर 2022 में चुनाव जीता। सर थोड़ा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि आपने विधायक बनने के बाद जो है अपने क्षेत्र में कौन ऐसे काम किए, क्योंकि लगातार जो है जनता जानने की कोशिश करती है कि कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो विधायक जी ने किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जी। की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है और हमारी समझ से पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह की सरकार चल रही है। जी। समाजवादी सरकारों में विपक्ष के लोगों की भी बड़ी कदर थी और जिन योजनाओं का प्रस्ताव विपक्षी दल के लोग करते थे जी। उसको माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी स्वीकृत करके निर्माण की सहमति देते थे, धन देते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षियों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है और योजनाओं से संबंधित कोई भी हमारा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर के केवल विधायक निधि एक ऐसा साधन है हमारे पास जिससे हम क्षेत्र में विकास का काम करते हैं। हम जानलेवा बीमारियों से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए भी पैसा देते हैं और हमारे पास तमाम ऐसे हमारे प्रस्ताव हैं जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दिया। तो ले देख के हमारे पास विधायक निधि से ही गाँव में सीसी रोड का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, छोटे पुल पुलिया का निर्माण, यही सब काम जहाँ जहाँ भी आवश्यकताएं हैं क्षेत्र के लोगों के जहाँ से प्रस्ताव आते हैं करवाने का काम किया है और कई दर्जन गांवों में विधायक निधि के माध्यम से हम रास्ते, नालियां और गलियां ठीक करा रहे हैं। जैसा कि मुबारकपुर सीट पर जो है आपके ही विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर काफ़ी ज़्यादा 1,10,000 वोट हैं, क्या रहा है फैक्ट आपकी तरफ, कितना झुकाव रहा है मुस्लिम वोटर का? अब आज की तारीख में तो 100% लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, वो तो चुनाव के बाद सभी रहते हैं। कल क्या था इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कहना सही है कि हमारा क्षेत्र मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य इलाका है। जी बिल्कुल। और जहाँ बनारसी साड़ियाँ और पावरलूम की साड़ियाँ तैयार होती हैं बिल्कुल। और हमारे बुनकर भाई मेहनत के साथ अपनी रोजी रोटी करते हैं और हमारे क्षेत्र में ही आजमगढ़ जनपद की एकमात्र उत्पादन की इकाई चीनी मिल सठियाओं, जहाँ किसान गन्ना आपूर्ति करते हैं, ये दोनों है। तो एक जनसेवक के रूप में, समाजवादी नेता के रूप में और माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी स्वीकारता अपने क्षेत्र में है, जिसके चलते मुझे लगातार हर चुनाव में वोट बढ़ता रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के किस तरह देखते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हमारा भारत देश जी भिन्न भिन्न जाति, धर्म और मजहब के लोगों का देश है जी। और जो लोग भी हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी है उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों ने हिस्सेदारी किया है। और जिस समय संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दी गई। तो आप इसको हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? तो कुल मिला के हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करती है और एक समाज के लोगों को सत्ता से अलग खड़ा करना चाहती है। किस समाज को सर? मुस्लिम समाज को। अच्छा, ये आप बता दो, हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी जातियां हैं। अगर एक व्यक्ति के पास दो आंखें हैं और वह कहने की एक आंख बंद कर लेंगे तो एक आंख से उसको कितना देखेगा, कुरूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो हिंदू और मुसलमान हमारे देश की दोनों आंखें हैं, तो दोनों का सम्मान होना चाहिए। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है,
फिर ये नई योजना कहाँ से है? इसका सिर्फ एक मकसद है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके अलावा कोई दूसरा काफी काम नहीं। चर्चा चल रही है सर इसको बनाने के लिए, क्या बन पाएगा? देखिए, हाँ, जो मूल विषय है हाँ, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हम्म, आज की तारीख में हम्म, लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम्म, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को रोजगार देने की कोई बात नहीं करती। हम्म, महंगाई चरम सीमा पर है, हम्म, महंगाई घटाने की कोई इनके पास योजना नहीं है। लेकिन वो तो कहते आप कि एक बात बता दो मुझे, हाँ, जब सारे के सारे सरकारी संस्थान, हम्म, कल कारखाने, हम्म, रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, एयरपोर्ट, विद्यालय, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ जब प्राइवेट में चला जाएगा तो 70% गरीब किसान मजदूर हिंदुस्तान में बसते हैं। इनके बच्चों का इलाज कहाँ होगा? इनके बच्चों को सरकारी नौकरियां कहाँ मिलेगी? हमारे आरक्षण का क्या होगा? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहती है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही कि सरकारी जो रहते हैं, सरकारी टीचर जो रहते हैं पढ़ाते नहीं हैं, प्राइवेट कर देंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे भी, टीचर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से प्राइवेट। आप देखो एक बात, जी, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। जी, सरकार अपने देश के पढ़े लिखे नौजवानों और नागरिकों को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायित्व तो उसका बनता है कि अपने देश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दे। जी, जो प्राइवेट सेक्टर है जी, वह अपने मालिक को मुनाफा देने के लिए उत्तरदायी है। तो जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो फायदा तो मालिक को होगा। मतलब कुल मिला के प्राइवेट कर रहे हैं तो अपना फायदे के लिए, वो पूंजीपति इसके पीछे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की वो प्रतिनिधि पार्टी है। उन पूंजीपतियों के नाम जानना चाहेंगे आपसे, कौन कौन? बहुत लोग हैं, अडानी अंबानी का तो रोज नाम सुनते हैं, कोई आवश्यक है कि आप पूछ लीजिए, आप बता दो हमें से। ये सब कुछ जब चला जाएगा प्राइवेट हाथों में, आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? नौजवान इसलिए पढ़ता लिखता है, एक इंजीनियर बनाने में, एक डॉक्टर बनाने में, एक बीकॉम एमकॉम वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने में गरीब आदमी को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। न जाने गरीब कितने रातें बिना खाए गुजारता है, न जाने कितने कितने परिवार के लोगों को नंगे रहना पड़ता है। हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, बड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई लगा करके एक लड़का कोई व्यक्ति अपना पढ़ाता है, और पढ़ाई लिखाई के बाद उसको आप किसके हाथ सौंपना चाहते हो? ठेकेदार के हाथ सौंपना चाहते हो? क्या बना लेना चाहते हो इस देश के अंदर? बिल्कुल आउटसोर्सिंग बोगस चीज है और देश के नौजवानों के साथ विश्वासघात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, और बिल्कुल आंदोलन चला करके आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। महाकुंभ को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं तेज चली। अभी आपने देखा होगा 20 जनवरी को भी हादसा हुआ, आगजनी हुई, और अभी भगदड़ भी हुई जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई है, 30-35 लोगों की। और फिर से एक बार कल आग लगी है टेंट में, जिसमें 15 टेंट खाक हो गए हैं। पहले दिन 180 टेंट खाक हुए, फिर उसके बाद जो है कल 15 टेंट। किस तरह देखते हैं, क्या असफल है इसमें सुरक्षा? मैंने आपसे कहा कि हमारा देश भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं, आस्थाओं और मान्यताओं का देश है। कुंभ सदियों से हमारा तीर्थस्थल है और आध्यात्मिक क्षेत्र है। इसके पहले भी लोग कुंभ में आते रहे हैं और स्नान करते रहे हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोगों ने अपना आकर के कुंभ में पूजा पाठ भी किया है। सरकार ने इसका इतना प्रचार कर दिया कि 144 साल बाद लगा है, जैसे लगता है कि इस बार अगर स्नान नहीं किए तो फिर हम स्नान कर ही नहीं पाएंगे, कोई दूसरा कुंभ लगेगा ही नहीं। ये बताया जा रहा है कि अब पाप धुल जाएंगे। तो ये जितना लोग गए थे सब पापी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में होगा कि इस मुल्क तो का गए तो अखिलेश यादव जी भी। भारतीय जनता, देखिए मुख्यमंत्री का कहना है कि लगभग 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो क्या ये 50 करोड़ लोग पापी हैं? ये बोगस बात है। हमारी आस्था का क्षेत्र है कुंभ, आस्था के नाते लोग कुंभ में जाते हैं। पूरी और पाप की कोई बात नहीं, हमारी परंपरा है, मान्यता है, आस्था है, तो लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो आप कब जा रहे हैं? चले जाएंगे जब सुविधा होगी। अखिलेश यादव जी तो हो आए, स्नान कर आए। अखिलेश यादव जी, या उसके लिए भी परमिशन चाहिए? अखिलेश यादव जी आज की तारीख में सबसे संवेदनशील नेता हैं, और चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, जानकारी के क्षेत्र में हो, सरकार चलाने के क्षेत्र में हो,
दल और दल के लोगों को संगठित करने के लिए हम्म, उनसे बेहतर हम्म, आज कोई है नहीं। विश्वास मान लो आप, हम्म, अखिलेश यादव जी के साथ हम्म, उत्तर प्रदेश से नहीं, हम्म, देश का नौजवान खड़ा है और बेबाक रूप से अखिलेश यादव जी हम्म, अकेले भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी से लड़ रहे हैं हम्म। और निश्चित तौर पर हमें 2027 में सफलता मिलेगी। कितनी सीटों पर सफलताएं मिलेंगी सर, कुछ अब आंकड़ा? ये चीज़ें बाद में कभी आप पूछिएगा, अभी क्यों बताएं, हाँ, ये लंबा सफर है, हाँ। तो फिर कभी बातें हो जाएगी। क्या 27 में इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगी? जिस तरीके से दिल्ली में तो साथ में नहीं है और यूपी में भी मिल्कीपुर सीट में तो साथ में है, क्या 27 में रहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, नहीं, आप विधायक कार्यकर्ता हैं के सर। स्तर तक का मुझे हाँ, सवाल अच्छा लगता है। विधायक हैं सर आप। इसके ऊपर का सवाल हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मसला है हाँ, और हाँ। गठबंधन चर्चाएं तो बनाना, होती होंगी सर। गठबंधन को आगे बढ़ाना, हाँ, गठबंधन को चलाना हाँ, सिर्फ समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है। हम्म, उसको भी सोचना चाहिए हम्म, कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम्म, बिना समाजवादी पार्टी हम्म, को बड़ा माने हम्म। कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को हटा पाओगे? अरे सर, नेशनल पार्टी कांग्रेस मैं कहाँ कहता कि मेरी नेशनल पार्टी नहीं है। तो। आप जहाँ बड़े हो, हाँ, आप बड़े भाई रहो, जहाँ दूसरा बड़ा है वहाँ दूसरा बड़ा भाई रहे। हम्म। ये तो कांग्रेस को सब तो स्वीकार आने करना वाले चाहिए। समय में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की फाइट में हो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी तो बहुत दूर की बात है, पहले 2027 की बात करिए। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये प्रधान कांग्रेस पार्टी के लोगों को मान के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री की भी चर्चाएं काफी तेज चल रही हैं अखिलेश यादव जी की। अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ की बात करिए यथार्थ में, हम्म, और भविष्य जब आएगा हम्म। तो देखा जाएगा। सर, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो बसपा में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे। समाजवादी पार्टी में रहते रहते उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दे दिए हैं जिसमें काफ़ी विवाद हुआ है। इनको लेकर के क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक गरीब किसान परिवार के व्यक्ति थे हम्म, और कर्मठ राजनेता हैं। हम्म, उनकी राजनीति के बारे में मुझे कोई न संदेह है हम्म, न कोई टीका टिप्पणी है। हम्म, वो बसपा में भी रहे, हम्म, मंत्री भी रहे, हम्म, भाजपा में रहे, मंत्री रहे, हम्म, समाजवादी पार्टी में रहे और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा सम्मान देने का काम किया। हम्म, लेकिन हमने आपसे कहा कि हमारा जो दल है हम्म, लोकतांत्रिक मान्यताओं का दल है, हम्म, भिन्न भिन्न जाति धर्म मजहब के लोग हमारे दल के साथ हैं। हम्म, हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम्म, किसी दूसरे जाति समाज या समूह हम्म, की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमको दूसरे धर्म के लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। हम्म, और जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, समाज सुधार और समाज सुधार का काम हम्म, समाज सुधारक लोगों का है। हम्म, राजनीतिक व्यक्तियों का काम राजनीतिक आधार पर हम्म, शोषित पीड़ित दलित लोगों को एकत्र करके सत्ता में भागीदारी दिलाना है। हम्म, तो उनकी बातें हमारे दल के कुछ लोगों को नागवार लगती थी, हम्म। तो दल ने तो उन्हें निकाला नहीं, वो खुद छोड़ के चले गए। हम्म, तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जी हम क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं? हम्म। मंदिर के नीचे मठ बताते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर निकलता है, सर्वे होता है, फिर उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद तो मौर्य स्वामी का। प्रसाद मौर्य के ही कह रहे हैं आप। हम्म, भारतीय जनता पार्टी वाले भी तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। हम्म, उनका तो एक ही काम ही है, हम्म, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते हैं। हम्म। मंदिर निकल भी रहा है। अब निकलता होगा। हम्म, अगर इन चीज़ों को खोजने से हम्म, भारत का भविष्य निर्माण होता हो, हम्म, बेरोजगारों को रोजगार मिलता हो, हम्म, महंगाई कंट्रोल होती हो, शिक्षा दीक्षा के इंतजाम हो जाते हों, स्वास्थ्य की सेवाएं हो जाती हों, हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हम्म, कि आज की तारीख में जहाँ देश है, हम्म, आज की जो समस्याएं हैं, हम्म, आज जो नौजवानों के सामने भविष्य का संकट खड़ा है, हम्म, उस पे काम करना चाहिए। हम्म, भारतीय जनता पार्टी हम्म। इन चीज़ों से युवाओं का मस्तिष्क डाइवर्ट करना चाहती है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर बात करती है। आप बता दो हमें कितनी मेहनत के साथ सुबह में लड़का जगता है, हम्म, माँ बाप जगाते हैं,
वो फील्ड में जाकर के दौड़ता था। एक लड़का भी अगर आर्मी में भर्ती हो जाता था, पुलिस बन जाता था या फौज में चला जाता था, तो लोग सोचते थे कि इसके परिवार का कल्याण हो गया। अब 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया, फिर इसके बाद ठेकेदारों के हवाले कर दिया। तो भविष्य में क्या होने वाला है? तो नौजवानों को शिक्षा, दीक्षा, रोजगार इसकी बात करनी चाहिए। सिर्फ सबका दिमाग भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे उछालती हैं और अब उसका ये सिक्का चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक है, पहचान गई है। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने हर चुनाव में एक नारा जरूर दिया है, बटोगे तो कटोगे। इसका कहीं ना कहीं प्रभाव उपचुनाव में भी देखने को मिला है। सैद्धांतिक रूप से पहले तो आप ये मान लो कि सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन और प्रशासन जी, अगर जातिवादी और सांप्रदायिक विचारधारा से लैस रहेगा तो उस देश और प्रदेश का बंटाधार निश्चित है। इसलिए कि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, तो सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। नंबर 1 बात। व्यक्तिगत रूप से हम किसी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एक सामाजिक प्राणी के नाते हमें दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए। और जोगी जी वेशभूषा से जोगी हैं, वाणी से बहुत निर्धन व्यक्ति हैं। उनकी एक भी भाषा न तो राजनीतिक रहती है, न तो मर्यादित रहती है, न तो राजनीतिक व्यक्ति की रहती है, न तो जोगी या संत की रहती है। तो जोगी जी से क्या उम्मीद की जा सकती है? कटोगे तो बटोगे। तो कहाँ बट रहे हैं? इसीलिए तो पीडीए कह रहा है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज को लेकर इकट्ठा हो, हमें बटने की क्या जरूरत है। इस तरह के नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उछाला करते हैं और अब जनता जान गई है। और इसके बाद भी आप मिल्कीपुर की बार बार बात करते हो। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव की तारीखें पहले देश के गृह मंत्री जी ऐलान करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग ऐलान करता है। रिजल्ट पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आता है कि हम इतनी सीटों पर जीत रहे हैं, यहाँ सरकार बन रही है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग का आता है। तो ये लोग आप एक बात पहले सुन लो जी। सरकार सुविधापूर्ण ढंग से, ईमानदारी से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी है सरकार की। और जो सरकार जिस रास्ते से वोटर आते हों वहां खाई खोद दे, ढूहा लगा दे, पुलिस से जनता को, वोटरों को पिटवा दे, घर से निकलना न दे, फाटक बंद कर दे, उस सरकार से आप उम्मीद कर सकते हो कि कोई चुनाव लड़ पाएगा? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है वो सब लोग जान गए हैं, अब किसी को बताना नहीं है। प्रशासनिक अमलों का इस्तेमाल अगर नहीं किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव जीतने वाली नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दरोगा वोट मांगेगा, डीएम वोट मांगेगा, सीडीओ वोट मांगेगा, लेखपाल और कर्मचारी वोट मांगेंगे? क्या हो रहा है? वोट मांगने का काम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का है। शासन प्रशासन निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जोगी जी की सरकार में ये सारे के सारे लोग सीट जितवाने की जिम्मेदारी लिए हैं। मतलब प्रशासन चुनाव जितवा रहा। निश्चित तौर पे प्रशासन के हस्तक्षेप से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ था, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, क्या कांग्रेस के साथ रह के जीत पाई है या अकेले दम पर चुनाव जीती है? अब ये तो आप भी बेहतर जानते हो हमारी संख्या क्या है, उनकी संख्या क्या है। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं। तो इस विभेद में हमें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दोनों साथ चल के जीते हैं। ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले दम पर 27 में सरकार बनाएगी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय जो होगा। सबसे पहले आज की जो राजनीति चल रही है, क्या ये धर्म को टारगेट करके राजनीति देखा जा रहा है? इसको समाजवादी पार्टी भी आने के बाद ऐसा ही करेगी? आपकी उम्र मुझसे कम है जी। उत्तर प्रदेश में जी या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, इसका प्रभाव कभी देखना हो तो आप गांव में चले जाओ। जी। एक जात का व्यक्ति
जी। दूसरे जात के गांव में जाने में भय महसूस करता है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के कस्बों या बाजारों में या गांवों में जाने में भय महसूस करता है। हुँ, धर्म के आधार पर इतना भय कभी इस देश के अंदर पैदा नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। और सीधे सीधे थाना, तहसील या डीएम कार्यालय में हुँ, जात पूछ करके कार्रवाई होती है। जो लोग कल तक समाजवादी पार्टी के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगाते थे, हुँ, जिलों जिलों का आप सर्वेक्षण कर लो, हुँ, ऊपर से लेके नीचे तक किस जात के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह का जहर भारतीय जनता पार्टी घोल रही है, हुँ। अगर इसको 2027 में हटाया नहीं गया तो आने वाला दिन और कठिन होने जा रहा है। इसलिए 2027 में उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, हुँ, मजदूरों से, गरीबों से, अगड़े पिछड़े माताओं बहनों से हुँ। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी जो है माफियाओं, गुंडों की पार्टी है और इसके राज में जो है कोई बाहर नहीं निकल पाता था। और अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में अब बेटियां जो है सुरक्षित जो है रात के 12 बजे निकलती हैं। बेटियों के प्रति हुँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुँ, जोगी जी करते हैं, इस देश के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं हुँ, जो इस तरह की वाणी बेटियों के बारे में बोलते हैं। हुँ, बेटियां हमारी भी हैं, हुँ, बेटियां औरों की भी हैं। बेटियां सुरक्षित रहें, हुँ, बेटियां पढ़े लिखे नौकरी करें, ये सब लोग चाहते हैं। हुँ, गुंडा माफिया भारतीय जनता पार्टी कभी आत्मालोचना नहीं करती। राजनीति में दो चीजें, हुँ, आलोचना और आत्मालोचना। हम अगर दूसरे को एक अंगुली दिखाते हैं हुँ, तो बाकी की 4 अंगुलियां आपकी तरफ इशारा करते हैं कि अपने बारे में भी सोचो। हुँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाथरस वाले हैं, उन्नाव वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, आजमगढ़ वाले हैं, न जाने कहां कहां से भारतीय जनता पार्टी की रोज रोज कहानियां छपती रहती हैं और आप ही चैनल वाले तो दिखाते हो, हम कहां देख पाते हैं। हुँ, ये न्यूज के माध्यम से ही तो सब देखा जाता है ना। हुँ, तो बेटियों के साथ न्याय करते हैं वो लोग, हुँ, जिनके दर्जनों नेता महिला उत्पीड़न के केस में फंसे हैं, हुँ, जेलों में हैं, मुकदमे चल रहे हैं, हुँ, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। हुँ। तो भारतीय जनता पार्टी कभी आत्मालोचना नहीं करती। ये झूठों की पार्टी है। झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में भ्रम पैदा करती है और यह सब चलने वाला अब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य को लगातार ऑफर देते रहे हैं। क्या वो तो लगातार ठुकरा दे रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं, देना इसलिए पड़ा? ऑफर देते हैं हाँ, कि केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर पिछड़े समाज का मसीहा अपने को बताते हैं, हुँ, तो पिछड़ों का कौन सा भला हो गया? अगर आरक्षण में नौकरियां मारी जा रही हैं, हुँ, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग का हिस्सा मारा जा रहा है, नौकरियां ठेकेदारों के हाथ में बेची जा रही हैं, तो पिछड़ों का हक मारा गया कि नहीं मारा गया? तो पिछड़ों का हक कहाँ मिलेगा? समाजवादी पार्टी मिलेगा। तो अगर पिछड़ों के से आपको हमदर्दी है तो समाजवादी पार्टी में। किसानों के लिए, युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे? सबसे हमारे तो सवाल ही है, विधानसभा में उठा करके आप देख लो। हुँ, पहले ही सत्र में शामिल होकर के हुँ, हमने बुनकर बंधुओं के लिए आवाज़ उठाई। हुँ, हमने कहा कि 2006 में हुँ, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि आज भी देश के अंदर हुँ, सबसे ज़्यादा रोजगार देने का क्षेत्र कृषि है। समझ गए कि नहीं हमारी बात को? जी, जी, सबसे ज़्यादा रोजगार अगर देश के अंदर कहीं मिलता है, हुँ, लोगों को रोजी-रोटी करने का, जी, तो जी, कृषि में मिलता है। कृषि, और दूसरे नंबर पर पावरलूम, हैंडलूम, हुँ, हैंडीक्राफ्ट मिलता है। हुँ, तो दस्तकारी और कृषि, काश्तकारी और दस्तकारी, हुँ, इसको फलने-फूलने का अवसर सरकार को देना चाहिए। हुँ, तो नेताजी ने कहा कि किसानों के लिए
फ्री बोरिंग कराई जाएगी हम्म, और नहरों का सिंचाई शुल्क माफ़ किया जाएगा, हम्म, मंडी शुल्क माफ़ किया जाएगा। तो जो लोग बुनकर हैं, जो पावर लूम चलाते हैं, तो पावर लूम वालों को भी ₹72 प्रति पावर लूम के हिसाब से फिक्स रेट पर बिजली दी जाएगी, ताकि वह भी अपना कारोबार आगे बढ़ा सके। हम्म, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम्म, इस ₹72 फिक्स रेट को खत्म कर करके हम्म, आज की तारीख में ₹430 प्रति पावर लूम सरकार बुनकरों से वसूली कर रही है। ये मेरा पहला सवाल था विधानसभा के अंदर हम्म, कि क्या सरकार बुनकर के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए नेताजी द्वारा दी गई सुविधाओं को बहाल करेगी। दूसरा मेरा सवाल था कि चीनी मिलों के अंदर हम्म, किसान इतनी मेहनत के बाद गन्ना पैदा करता है हम्म, और गन्ना देने के बाद अपने भुगतान के लिए सालों साल इंतजार करता है, तो क्या सरकार किसानों को हैंड टू हैंड पेमेंट करेगी? तो मेरा सवाल ही किसानों और बुनकरों से शुरू हुआ सत्र के हम्म। दरमियान। तो मेरे क्षेत्र में यही लोग हैं भी, तो मुझे तो उसी पे काम करना है। बिल्कुल, जैसा कि आपका नाम भी अखिलेश यादव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, तो इस नाम का तो फ़ायदा नहीं मिलेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए आप, मैं 2012 में जब चुनाव लड़ रहा था, हाँ, एक पत्रकार बंधु ने मुझसे ये सवाल किया था जी। कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम का आपको लाभ मिलता है? हाँ, कोई दो राय नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम का लाभ, हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम का प्रभाव हुँ, पूरे देश और प्रदेश के अंदर है। हुँ, तमाम लोगों को मिलता है, हुँ, तो मैं तो उनका नाम राशि, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? हुँ। मिलता है, ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, एक-एक कर हम नाम लेंगे, नेताओं का, पॉलिटिशियन का हम नाम लेंगे, उनके बारे में आपकी क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? उन पे थोड़ा 2-2 शब्द अगर हो जाएँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? गूगल पे खोज के देख लो आप, हुँ, वो तो हम देख लेंगे। फेंको प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान है पूरे देश हुँ, के अंदर। हुँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर को रूप में देखा जाए और कानून व्यवस्था को लेकर के और भी सारी व्यवस्थाओं को लेकर। अहंकारी और दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हुँ, लगातार विपक्ष के लोगों को हुँ, गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, हुँ। जोगी जी से कोई सीखे। केशव प्रसाद मौर्य, रूल्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी एक सफाई की ज़मीन बेच कर क्या सड़क बना दी थी इस मैंने तरीके बताया ना, रूल्स हैं। और जिस उन्हीं दिन को। जिस दिन हुँ, ये नहीं बोलेंगे वो, हुँ। भारतीय जनता पार्टी में उनकी जगह कहाँ रहेगी? और उसी दिन उन्हीं को ऑफ़र दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। पिछड़े समाज हुँ, के नेता अगर वो बनते हैं, हुँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऑफर को स्वीकार करें, वरना पिछड़ों का राग अलापना छोड़ दें। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। क्या कर रहे हैं यार, हुँ, छापामार मंत्री हैं, कुछ हुँ, करते हैं नहीं। हुँ। अस्पतालों की बुरी हालत है, न दवा है, न मरहम पट्टी है, दावा तो न बहुत है, कोई इलाज है। दावा तो करते आप हैं जा कि ये करके सब देख लो व्यवस्था। हॉस्पिटल में, हुँ, जब चाहो हम आपके साथ तैयार हैं, दौरा कर लिया जाए। हुँ, पीजीआई में दौरा कर लीजिए, लोहिया में कर लीजिए, हुँ, केजीएमसी में कर लीजिए, जिलों के अस्पतालों में कर लीजिए। मेरे यहाँ एक खुद एक मेडिकल कॉलेज है, हुँ, न तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न हुँ, तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न तो यूरोलॉजिस्ट हैं। हुँ, कहीं कोई विशेषज्ञ रह गया है? मेडिकल क्षेत्र की जितनी दुर्दशा है, गाँव से आदमी लखनऊ का नाम सुन करके मरीज लेके आता है। हुँ, केजीएम पहले वो पीजीआई जाता है, डॉक्टर कहते हैं बेड नहीं, फिर लोहिया जाता है बेड नहीं, फिर केजीएमसी जाता है बेड नहीं। हुँ, 6-7 घंटे अंदर घूमने के बाद मरीज ईश्वर को प्यारा हो जाता है हुँ। और घर वाले रोते भी लगते, सीने से लगाए अपने बेटे को, अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, घर चले जाते हैं। आपके मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपसे कैसे संबंध रहे हैं उनके? अब नेताजी हम लोगों के नेता भी रहे हुँ, और गार्जियन भी रहे। हुँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जैसा हुँ, संघर्षशील, दिलेर हुँ, और मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता। हुँ, नेताजी ने हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए दिया हुँ, और जीते जी पूरी पूरी जीवन पर हम लोग हुँ,
नेताजी की पूजा करते रहेंगे। हम्म। मुलायम सिंह को लोग धरती पुत्र कहते हैं। हम्म। कोई दूसरा मुलायम सिंह आज की तारीख में पूरे देश के अंदर नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। भविष्य, देश का भविष्य उसके साथ जुड़ा है। हम्म। उत्तर प्रदेश का विकास, हम्म। नौजवानों का भविष्य, हम्म। जनता की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए एकमात्र नेता अखिलेश यादव। सर इसी पर थोड़ा एक सवाल और है कि ये भी आरोप लगा है कि जो बाप का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा, फालतू ये की क्या है बातें सर? ये सब फालतू की बातें हैं, हम्म। इससे चक्कर में न पड़ो। हम्म। जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी का सम्मान करते थे हम्म। या किसी भी व्यक्ति का जितना वो सम्मान करते हैं, हम्म। दूसरा कोई करने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की कोई बराबरी